वाजिद, तुम क्या कहते हो? जलालुद्दीन ने शहराम के वालिद से पूछा। मैं कुछ खास हक में नहीं हूँ इस रिश्ते के, क्योंकि दिलनशी बड़ी है शहराम से, लेकिन अगर बाबा साईं का यही फैसला है तो इसलिए अब एतराज़ नहीं मुझे। वो अपने लाडले पोते की ख्वाहिश किसी भी सूरत पूरी करना चाहते थे, क्योंकि उनके पोते ने साफ कह दिया था कि वो सिर्फ दिलनशी से ही शादी करेगा। इसी वजह से उन्हें मानना ही पड़ा। मगर शहराम सरदार हमार ने सर झुकाकर खाना खाने में मशगूल शहराम की तरफ देखा, जो सब बातों से बेनियाज सर झुकाए हुए था। शहराम से मेरी बात हो चुकी है, उसे भी कोई एतराज़ नहीं, मगर आप एक बार दिलनशीं से पूछ लें। सरदार वाजिद ने कहा। कैसी अजीब बात कर रहे हो? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि अब क्या हम औरतों से पूछकर मामला तय करेंगे? सरदार जलालुद्दीन माथे पर बल डाले गोया हुए। बाबा साईं, आप फिक्र नहीं करें, दिलनशी बहुत फरमाबरदार बच्ची है, वो बड़ों के फैसले से कभी इनकार नहीं करेगी। सरदार हमाद मान भरे अंदाज में मुस्कुराकर बोले थे। हाँ, और रही बात साइम की, सरदार जलालुद्दीन खामोश खड़ी हुई सबरीना की तरफ देखकर बोले, उसे भी नाराज होने का मौका नहीं देंगे हम। हमने वाजिद की बड़ी बेटी सोहा, जो अपने वालिद सरदार वाजिद की चेयर के पुश्त पर हाथ जमाए खड़ी थी, चौंक कर दादा साईं की तरफ देखने लगी। सोहा और साईं का रिश्ता तय कर देंगे। दुआ ने मुस्कुराकर अपनी बड़ी बहन को देखा, जो शर्मा रही थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बाहर निकल गई। दिलनशी, जो खाने की मेज से खाली बर्तन समेटने आई थी, शहराम के आगे से बर्तन उठाने लगी तो अचानक उसकी खुशी से टिमटिमाते हुए चेहरे पर नजर पड़ी। तो उसे देखते ही दिलनशी अपनी नज़रों का जाविया तब्दील कर लिया, जबकि शहराम गहरी निगाहों से उसका अच्छे से जायजा लेने लगा। पर्पल कलर का सादा सा मगर प्यारा सूट पहने, दुपट्टा सर पे सलीके से ओढ़े, गोरा शफाफो शदाब चेहरा, गुलाबी पंखरियों जैसे होंठ, पुरकशिश चेहरा, वो मबहूत से उसे देख रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसके शरारती चेहरे पर मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। वो सब बड़ों के सामने फिर से संजीदा और बुर्दबार इंसान का मुजाहरा करने लगा, जैसे इस मामले से उसे कुछ लेना देना ही ना था। सोहा, तुम्हें पता है कल कौन आ रहा है? दुआ ने पुरजोश आवाज़ में कहा। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने सबरीना बेगम को बात करते सुना था फ़ोन पर। कल सरदार अरहाम अपने MBBS कंप्लीट किए वापस आ रहा है। ओ अच्छा, ठीक है। सोहा, तुम्हें पता है कि मैं भी MBBS क्यों कर रही हूँ? नहीं दुआ, मुझे कैसे पता होगा? वो लापरवाही से शानाएं उचक कर बोली। तुम तो 4 सालों से शहर के हॉस्टल में रहती हो, अपनी मर्जी से छुट्टियों पर आती जाती हो, फ़ोन पर भी बहुत कम हमारी बात होती है, तो फिर जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा? वो दरअसल मैंने अरहाम की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। उसने जिस शोबे का इंतखाब किया मैंने भी वही कर लिया। वो मुस्कुराकर बोली। दुआ, पागल हो तुम? वो बेजारी से उसे शर्माते देख कर बोली। दुआ, वो इतने साल बाहर के मुल्क में गुजार कर आ रहा है, न जाने कैसी तबीयत का मालिक बन चुका होगा, और ये ना हो तुम जिसके इंतज़ार में हो वो बाहर से कोई गोरी और एक अदद बच्चे को भी साथ ले आए। सोहा, कैसी बातें कर रही हो? बंदा मुंह से अच्छी बात निकालता है। वो बेदिली से बोली। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, साइम तुम्हें पसंद तो है? दादा साईं ने दिलनशी की बजाय तुम्हारा रिश्ता साइम से जोड़ दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हमारी राय किसने लेनी है? औरतों को हमेशा से इस हवेली के मर्दों के फैसले के आगे सर नगू होना पड़ता है। मेरे इनकार या इकरार की क्या अहमियत? जिस तरह दिलनशी से उसकी राय लिए बगैर ये रिश्ता तय कर दिया, इसी तरह मेरा भी कर दिया। वो बेजारी से कहते हुए करीब रखे मूड़े पर बैठी। दुआ भी उसके सामने वाले मूड़े पर बैठ गई। कह तो तुम ठीक रही हो। सोहा, दुआ ने उसे आवाज़ दी जो खामोश बैठी थी। क्या हुआ सोहा? प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि अरहाम मेरा मुकद्दर बन जाए। बचपन से बस उसे ही अपने दिल में बसाया है। अगर वो मुझे ना मिला तो ये सोच कर ही सांसें रुकने लगती हैं। दुआ, तुम बहुत गलत राहों की मुसाफिर बन चुकी हो, मगर सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अल्लाह पाक तुम्हारे मुकद्दर में उसे लिख दे जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। उसने अपनी बहन को सदके दिल से दुआ दी। दोपहर में फिरोज़ को हवेली बुलाकर जलालुद्दीन ने अपने फैसले से आगाह किया। पहले तो वो कुछ देर खामोश रहे,
फिर कुछ सोचते हुए साइम और सोहा के रिश्ते के लिए हामी भर ली। इसी हफ्ते दोनों निकाह तय पाए थे। शहराम ने ही जलालुद्दीन को इतनी जल्दी सब निपटा देने के लिए फोर्स किया था। बाबा साईं, आपने बुलाया था। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो सरदार हमाद बेड पर लेटे हुए किताब का मुताला करने में मसरूफ थे। हाँ आओ बेटा, बैठो। वो किताब उल्टी किए एक तरफ रखते हुए अब अपने सामने बैठी दिलनशीं की तरफ मुतवज्जे हुए। बेटा, मुझे आपसे एक बात करनी है। दिलनशीं ने सवालिया नज़रों से देखा तो सरदार हमाद ने बगैर लगे लपटे शहराम से उसका रिश्ता तय होने की बात कर दी। बाबा साईं, मुझे शाहू, मेरा मतलब है शहराम से शादी नहीं करनी। दिलनशीं ने तो सुनते ही साफ इनकार कर दिया। उसने इनकार तो कर दिया था, मगर अब वो अपने सामने बैठे अपने बाबा साईं के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बात सुनकर उसके बाबा साईं का क्या रद्द अमल होगा। अच्छा, मगर कोई वजह तो होगी इस रिश्ते से इनकार की, वो बताओ। बाबा साईं, वो छोटा है मुझसे काफ़ी, और मैंने उसे हमेशा अपना छोटा भाई माना है। दिलनशीं ने इनकार का जवाब पेश किया। ज़्यादा छोटा नहीं, 2 साल का ही फ़र्क है, और वैसे देखने में तो वो हमारी नाजुक सी बेटी से काफ़ी बड़ा लगता है। मैं मानता हूँ कि शोहर को मैच्योर होना चाहिए। शहराम को ओहदा मिल गया है और मेरे ख्याल में वो काफ़ी मैच्योर हो गया है। मैं बाबा साईं के सामने तुम्हारी तरफ से इकरार कर चुका हूँ। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि वो कभी अपने बाबा साईं का मान नहीं तोड़ेगी। सच बताओ तो मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी इकलौती बेटी हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, इसलिए हामी भर ली। बाबा साईं, तो इस हक में नहीं कि बेटियों से राय ली जाए, मगर मैं फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। शहराम हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है, उसमें कोई खामी नहीं, बल्कि साइम को तो हम ठीक से जानते भी नहीं। बताओ अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है। वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए मुखमसे का शिकार होती सर झुकाए बैठी थी। आंसू लड़ियों की मानिंद आंखों से बहने लगे। तुम्हें अपने बाबा का फ़ैसला मंजूर नहीं क्या? तुम मुझे मेरे बाबा साईं के सामने रुसवा करवा दोगी? नहीं बाबा साईं, ऐसी बात नहीं। वो आंसू पूछ कर बोली। जाओ अपने कमरे में आराम करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। उन्होंने दिलनशीं के सर पे हाथ रखकर कहा तो वो उनके कमरे से बाहर निकल गई। आज रात तो चैन की नींद ना आने वाली है। सोने से पहले इस इलाके की होने वाली नई सरदारनी का हसीन चेहरा जो देख लिया है। शहराम ने शानों पर ओढ़ी हुई ब्राउन रंग की शाल को उठाकर दूसरे कंधे पर पटक कर कहा, और अपने सामने खड़ी इस नरमो नाजुक कली को गहरी निगाहों से देख रहा था। देखने में किस कदर नाजुक थी वो। रंग सफ़ेद और गुलाबी आंखें, भूरे रंग की जिन पर घनी पलकें, होंठ गुलाबी, भूरे बाल जो काफ़ी लंबे और खूबसूरत थे, जिनका ढीला सा जोड़ा बनाकर छोड़ा गया था। चेहरे के इतराफ में बेपरवाह लिटें झूल रही थीं। आंखें बुझी बुझी हुई नम सी लगी, जैसे अभी कुछ देर पहले रोने का शुगल फरमाया गया हो। अपने सामने रात के इस पहर शहराम को सामने देखकर उसके हसीन चेहरे पर बेजारी वाज़िया दिखाई दी। वो उस वक्त शहराम से तो क्या, किसी से भी मुखातिब होना नहीं चाहती थी।